स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था, जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई वो अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है, और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आत पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वो हमारा हीरो बाय है। वो खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है, विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाय को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। तब बूढ़ा एल्डर कहता है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि ये अगरबत्ती मजाक की चीज नहीं है। बाय कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती क्यों जला रहा है, और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली हैं। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे, तो विलेजर्स मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाय की ये बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। बाय कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। बट दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ये नहीं होती, वो बाय के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाय जाते हुए कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है, फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम बाओ होता है। वो समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाओ 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाओ समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाओ से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। बाओ नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है, और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाओ वहाँ से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। वो समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाय को एक बर्तन मिलता है। बाय कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टीवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाय को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि ये बाओ है, बट जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर में दिखाया जाता है कि एक्चुअली बाओ बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है कि बाय कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता, और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है। वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था
زینگ بھی بائی سے امپریس ہو جاتا ہے کہ بائی نے اتنی جلدی فرسٹ لیول کلٹیویٹ کر لیا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ یہ گلوئنگ رائس کھانے سے جلدی ہو گیا۔ سب ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ گلوئنگ رائس جیسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی آئٹم گلو نہیں کرتا جب تک وہ ریفائن نہ ہو۔ اور بائی، تم جس لیول پر ہو ریفائن کرنا تو امپوسیبل ہے، بٹ تم ریفائن کرنا سیکھ جاؤ گے۔ زینگ بائی کو بتاتا ہے کہ 3 طرح کی ریفائننگ ہوتی ہے: ویپن ریفائننگ ویپن کو اسٹرونگ بنانے کے لیے، پوشن ریفائننگ ان کے فارمولا کو امپروو کرنے کے لیے، اور آخری اسپرچل ریفائننگ۔ یہ بہت ریئر اسکل ہے جو کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔ اسپرچل ریفائننگ کے لیے لائف انرجی کو ایک آئٹم میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے آئٹم گلو کرنے لگتی ہے، اور جتنی بار ریفائن کرو گے اس کی پاور بڑھ جائے گی۔ رات کو بائی سوچ رہا ہوتا ہے کیا اس کا رائس اسپرٹ ریفائن ہے، اور کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ لکی ہے، اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ کرے گا اور کسی کو نہیں بتائے گا کہ اس کے پاس ایسا ڈیوائن انسٹرومنٹ ہے۔ دوسری طرف باؤ بائی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ باؤ لیول 2 کلٹیویٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ٹریننگ کرنی ہوگی تاکہ مجھے چھپنا نہ پڑے۔ بائی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، تب وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی سورڈ کو 2 دفعہ اسپرٹ ریفائن کر لیا ہے، بٹ اس کے بعد اس کا برتن ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور بائی میں سے کوئی چیز اس برتن میں چلی جاتی ہے۔ بائی ڈر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسپرٹ ریفائننگ سے اس کی لائف کم ہو رہی ہے۔ بائی نے اپنی ساری لائف کوشش کی کہ وہ لمبی زندگی جیے۔ وہ اپنے میجیکل برتن سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تب بائی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میجیکل برتن کو ایبزورب کر سکتا ہے اور جب چاہے سمن کر سکتا ہے۔ زینگ بائی کو باہر بلا رہا ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ یہ باؤ کی غلطی ہے جس کی وجہ سے میں اتنی ہارڈ ٹریننگ کر رہا ہوں۔ اتنی ہارڈ ٹریننگ کے بعد ہی میں اسپرٹ ریفائننگ کر سکا اور اب اس کی وجہ سے میری لائف کم ہو گئی ہے۔ بائی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باؤ کو فائٹ کے لیے بلاتا ہے۔ تب کوئی اسے بتاتا ہے کہ باؤ کو کافی سمے سے نہیں دیکھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے ہار مان لی ہو۔ تب بائی خود سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کا کچھ حصہ ضائع کر دیا، کس لیے؟ تب ایک ممبر اسے بتاتا ہے کہ ایک کمپٹیشن ہے، اگر تم وہ جیت لو تو 1 سال لائف کا پرائز میں ملے گا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بائی ٹاؤن جاتا ہے کمپٹیشن کے لیے ضروری سامان خریدنے، بٹ بائی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ تب وہاں باؤ آ جاتا ہے۔ باؤ کہتا ہے کہ آج تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں ہے۔ بائی بتاتا ہے کہ میں کب سے ریڈی ہوں۔ بائی جب باؤ کے ساتھ 2 آدمی دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ باؤ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فائر کچن کے دوسرے ممبرز بائی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تب باؤ کے ساتھ جو آدمی ہوتے ہیں ان میں سے ایک آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سپرویژن ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میں بائی اور باؤ کی فائٹ دیکھنے آیا ہوں تاکہ کوئی چیٹنگ نہ ہو۔ زینگ کہتا ہے کہ میں اس کو سنبھال لوں گا۔ دوسری طرف باؤ بائی پر اٹیک کرتا ہے، بٹ بائی ایزیلی اپنی اسپرٹ ریفائنڈ سورڈ سے اسے روک لیتا ہے۔ زینگ بھی سپروائزر سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایکولی پاورفل ہیں کیونکہ یہ دونوں لیول 3 کلٹیویٹر ہیں۔ تب وہ رک جاتے ہیں جب انہیں دوسرا سپروائزر بتاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہار گیا ہے۔ زینگ سمجھتا ہے کہ بائی باؤ سے ہار گیا ہے۔ سپروائزر کہتا ہے کہ فائر کچن ممبرز کو ٹریننگ پر دھیان دینا چاہیے تھا، بٹ سب شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ بائی جیت گیا ہوتا ہے۔ بائی اس کو مار رہا ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے میری لائف کا 1 سال کم ہو گیا۔ اب باؤ ہار گیا ہے تو بائی پر سے اسپیل ہٹ جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اگر میری لائف کا 1 سال مجھے واپس نہ ملا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپروائزر بھی شوق ہوتا ہے کہ نیو اسٹوڈنٹ نے پاورفل باؤ کو ہرا دیا۔ باؤ سب کو بتاتا ہے کہ بائی نے لیول 3 کلٹیویٹ کر لیا ہے۔ تب ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو بھی کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے آؤٹر سیکٹر میں جانے کے لیے، لیکن کمپٹیشن ٹف ہے کیونکہ صرف ٹاپ 3 ہی آؤٹر سیکٹر میں جا سکتے ہیں۔ زینگ بتاتا ہے کہ فائر کچن نے کبھی بھی اس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا۔ بائی کہتا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویلجرز کہہ رہے ہوتے ہیں فائر کچن میں اتنی خاموشی کیوں ہے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ ٹاپ سپورٹ تو ہمارا ہی ہے، بٹ سب سرپرائز ہو جاتے ہیں جب ہاؤ فیملی آتی ہے۔ ایک پنک لڑکی کیرس سے باہر آتی ہے، بٹ سب بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ فائر کچن حصہ لے رہا ہے۔ بائی سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ اتنے لوگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بائی زینگ سے کہتا ہے کہ جیسا پلان کیا تھا وہی کریں گے۔ زینگ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فائر کچن کے ممبرز کا پلان ٹاپ 3 سپورٹ لینے کا ہوتا ہے، بٹ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ بٹ بائی کا پلان سن کر سب امپریس ہو جاتے ہیں۔ بائی کہتا ہے کہ ہم ویٹ کریں گے کیونکہ ہائی کمپٹیشن ہوگا تو شروع کی فائٹس انٹینس ہوں گی۔ بائی چاہتا ہے کہ وہ ویٹ کریں تاکہ سب فائٹ کر کے تھک جائیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فائر کچن کے ممبرز ہارڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔
बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उड़ता है तो बाय नीचे गिर जाता है। बाय की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। बट बाय सबको सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाय कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है, और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाय कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पोर्ट सेल कर देगा। बाय इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमॉर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाय को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाय पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वो शांत हो जाता है। बाय कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता हैं और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाय रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाय फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वो बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स, 400 स्टोन्स। बट पिंक लड़की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। बाय शॉक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई रूल नहीं तोड़ा। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ एनफोर्समेंट हाल चलो। बाय की टीम को लगता है कि वो कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है, बट सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मे होता है बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो इनसे चीजें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्जेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा। तब युनफे नाम का स्टूडेंट बाय को वेलकम करता है। बाय को जब न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं तो वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स को इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। युनफे बाय से कहता है उसने ली को इतने गुस्से में पहली बार देखा है, तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाय कहता है कि ऐसा नहीं है। युनफे कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब आउटर सेक्टर स्टूडेंट है। चीफ ली एक अपोथेकेरी है। अपोथेकेरीज मेनली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ हैं सब उन्हें बेस्ट चीफ मानते हैं। बाय इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं लॉन्जेविटी पिल कल्टीवेट करना चाहता हूँ। युनफे कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्जेविटी पिल जिससे 1 साल लाइफ इंक्रीज हो सकती है तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। युनफे बाय को स्क्रिप्ट पवेलियन में लेकर जाता है और ये फायर किचन से कई गुना बड़ा है। युनफे उसे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करने होंगे, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रोल्स का पूछता है
युनफे कहता है कि वो सीक्रेट स्क्रॉल्स हैं और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उन्हें कोई यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है। उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रॉल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। युनफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर शॉक हो जाता है। बाय अनटाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है, बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है, बट एक्सीडेंटली एक मोन्यूमेंट में घुस जाता है जहां स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वो बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाहर ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिंबल ड्रा करना होगा। दूसरी तरफ एक और मोन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रा करता है, एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे, और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट्स स्टडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता। उधर जो कॉन्फिडेंटली एनिमल बोन्स जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर होता है। बाय को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाय से कहती है क्या तुम भी जो को देखने आए हो, और उसे बताती है कि जो भी मोन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल जो कि एक वेस है अब लास्ट मोन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाय को याद आता है कि युनफे ने बताया था 10 में से 9 मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल है, और अगर उसने 10th मोन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो ये वो काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मोन्यूमेंट्स को कंकर कर ले तो एक डिवाइन कॉल्ड्रेन की आवाज सुनाई देगी। तब सब शॉक हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मोन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाय कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कंग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मोन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था, बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है अभी भी टर्टल का सिंबल बना है, और सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे, और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे फैन हो जाएंगे, बट जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं टर्टल को डिफेंड करती है, बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मैं बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मैं प्रे करती है कि वो सारे मोन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेजर मिल जाए। बाय को इस चीज का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेजर मिलेगा। बाय डिसाइड करता है कि वो एग्जाम पास करेगा। तब मैं उसके लिए खाना लाती है। मैं बाय की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाय सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मोन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है, और जीतने पर जो ट्रेजर मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जो से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेजर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मोन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मोन्यूमेंट रह गया है और बाय घबरा रहा होता है।
ला एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि ये टर्टल कौन है। तब लास्ट मॉन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टन की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी है। बाय को एक आवाज कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रायर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक मोर्टैलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमॉर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमॉर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमॉर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उसे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की, बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन्स के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है कि उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है।
बाय अब की कंडेंसेशन की 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फेयर नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है, क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक अल्टर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है, क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फिर भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहाँ से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पाँव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाय को कावर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टेलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव तालिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाय देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट डिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है।
لی بتاتا ہے کہ بائی کی سوڈ 3 دفعہ اسپرٹ فائن ہوئی ہے اور سب کو بلیو نہیں ہوتا کہ یہ سوڈ اتنی پاورفل ہے۔ سب شوک ہو جاتے ہیں جب فینگ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بائی جیت گیا ہے اور زو بھی بائی کی لیول 3 سوڈ سے امپریس ہوتی ہے، لیکن وہ سوڈ سے زیادہ بائی کی ٹیکنیک سے امپریس ہوتی ہے۔ بائی خوش ہے کہ وہ ٹاپ 5 میں آ گیا۔ اس کے بعد اب آخری لیول کی باری ہے۔ زو چین کے ساتھ فائٹ کرے گی اور جو جیتے گا وہ پھر بائی کے ساتھ فائٹ کرے گا۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جلدی فائٹ کو ختم کریں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہی راؤنڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون یہ کمپٹیشن جیتے گا، کیونکہ بائی کمزور ہے اور وہ لکی تھا کیونکہ فینگ نے اسے فائٹ میں سیریس نہیں لیا۔ چینگ دیکھتا ہے کہ فے کی انرجی ختم ہونے والی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ فے ایزیلی اٹیک کو ڈوج کرتی ہے اور فائنلی اپنی سکل سے چین کو ہرا دیتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ فے اسٹرانگ ہے، بٹ ایک چیف کو لگتا ہے کہ بائی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ بائی نے صرف ٹاپ 5 میں آنا تھا، اس لیے وہ فائٹ شروع ہونے سے پہلے ہی سرنڈر کر دیتا ہے۔ فے کہتی ہے کہ بائی آئٹم یوز کر کے جیتتا رہا، بٹ میں نے محنت کی ہے اور ایسے ہی وکٹری ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ اب شام ہو جاتی ہے۔ فے اور بائی فائٹ کرنے کے لیے ارینا میں آتے ہیں۔ بائی اسے ایک بار پھر کہتا ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فے کہتی ہے کہ پھر میں ایک ہی اٹیک میں یہ فائٹ ختم کر دوں گی۔ بائی وہ تھروٹ لاک اٹیک یوز کرتا ہے، لیکن فے کا اٹیک پاورفل ہوتا ہے۔ بائی کا پینڈنٹ ٹوٹ جاتا ہے اور سورڈ اس کی چیسٹ میں گھس جاتی ہے۔ فے یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ بائی فے کو بے رحم کہتا ہے اور ایلڈر بتاتا ہے کہ بائی نے ایک موو یوز کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ مس کر دیا۔ بائی کہتا ہے کہ اب اسے لگتا ہے کہ اس نے ولیج سے یہاں آ کر غلطی کر دی، اور اگر وہ ولیج میں ہی رہتا تو کچھ اور سال شانتی سے جی رہتا۔ سب بائی کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں، بٹ بائی کو یاد آتا ہے کہ اس نے لیدر آرمر پہنا ہوا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ فے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایلڈر کہتا ہے کہ فے اب فائٹ نہیں کر پائے گی، اس لیے بائی یہ کمپٹیشن جیت گیا ہے۔ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ فائٹ ایسے ختم ہوئی۔ فے بھی کہتی ہے کہ انہیں دوبارہ فائٹ کرنی چاہیے۔ بائی کہتا ہے کہ ابھی تمہاری باڈی ریکور نہیں ہوئی، اور ایک بار پھر کہتا ہے کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں، لیکن فے اپنی محنت سے یہ کمپٹیشن جیتنا چاہتی ہے۔ اگر بائی جیت جاتا ہے تو فے اسے ایک سورنگ انسنس اور ایک سورڈ دے گی۔ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسنس بہت ریئر ہے، جو کہ کنڈنسیشن کے لیول 6 پر پہنچنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ بائی ابھی بھی فائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تب فے اسے پلانٹ نالج فائٹ کا کہتی ہے، کیونکہ بائی اور فے دونوں ہی اپوتھیکری اسٹوڈنٹس ہیں۔ بائی مان جاتا ہے۔ لی ایک پلانٹ کو سمن کرتا ہے جو بہت سارے ڈیفرنٹ اسپرچول پلانٹس اور ہرب سے بنا ہے۔ جو بھی سب سے زیادہ پلانٹس کو بتا پائے گا جیت جائے گا۔ بائی فے کو پہلے بتانے دیتا ہے اور لوگ بھی بائی کے کانفیڈنس سے امپریس ہوتے ہیں، بٹ کہتے ہیں کہ بائی کتنا بیوقوف ہے۔ فے نے مونومنٹ ایگزام میں 5th پوزیشن لی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ بائی وہ لیجنڈری ٹرٹل ہے۔ فے پلانٹس کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ ایلڈر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے فے کو پلانٹس کی بہت نالج ہے، لیکن بائی بھی پلانٹس کو آبزرو کر رہا ہے۔ فے بتاتی ہے کہ اس نے 8 پلانٹس آبزرو کیے ہیں۔ سب فے سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ پرفیکٹ ہے اور ایسے دیکھ کر بتانا ایزی نہیں ہے۔ فے صحیح سے 8 پلانٹس کے نام بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد بائی آگے بڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ فے کے 8 پلانٹس کے علاوہ اس نے 67 اور پلانٹس بھی دیکھے ہیں۔ فے بائی کو کہتی ہے کہ یہ کمپٹیشن ہے، کوئی مذاق نہیں، اور اسے لگتا ہے کہ بائی جب اتنے پلانٹس بتائے گا تو ایک آدھا صحیح نکل ہی آئے گا۔ لیکن سب شوک ہو جاتے ہیں جب بائی بڑی ڈیٹیل میں ان پلانٹس کا بتاتا ہے۔ ایلڈر بھی بائی سے امپریس ہوتے ہیں کیونکہ بائی نے نہ صرف پلانٹس کے نام بتائے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پلانٹس کیسے جوڑے گئے ہیں۔ لی مان لیتا ہے کہ بائی کے پاس سکل ہے، لیکن دوسرے ایلڈرز کو لگتا ہے بائی وہ چیزیں بھی بتا رہا ہے جن کی ضرورت نہیں ہے۔ فے ہار مان لیتی ہے اور بائی یہ کمپٹیشن جیت جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بائی کہتا ہے کہ فے نے جو سورنگ انسنس دی تھی صحیح سے کام کر رہی ہے۔ تب دروازے پر کوئی آتا ہے۔ بائی دیکھتا ہے یہ تو باؤ ہے، اور اس سے پہلے کہ باؤ اس پر اٹیک کرے وہ اس کے منہ پر جھاڑو مار دیتا ہے۔ باؤ بائی سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں غلط تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بائی رشوت دے کر آیا ہے۔ ویسے بھی باؤ ابھی کی کنڈنسیشن کے لیول 3 پر ہے، تو بائی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بائی نے اسے پیٹا، اس وجہ سے باؤ اسٹرانگ بن گیا ہے اور چاہتا ہے کہ بائی اسے بھی کچھ سکھائے، لیکن بائی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ باؤ بتاتا ہے کہ اس کی سپرویژن ڈپارٹمنٹ میں کنیکشنز ہیں اور بائی کو سنبھل کر رہنا ہوگا۔ سب کی بائی پر نظر ہے اور ایک اور دوست ہونا برا نہیں ہے۔ اس رات دونوں دوست اپنی فرینڈ شپ کے نام پر پیتے ہیں اور بائی اسے اپنی ساری سٹوری سناتا ہے۔ باؤ کو لگتا ہے کہ بائی جلد ہی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ریلم میں پہنچ جائے گا۔ بائی کو ایسا نہیں لگتا۔ باؤ بتاتا ہے کہ بعد میں مورٹل وین اسٹیبلشمنٹ لیول میں جانا ایزی ہے، بس بائی کو بہت ساری فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پیل کھانی ہوگی۔ بائی کو یہ بات پتہ نہیں تھی
और बाव बताता है कि फिर बाई की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाई जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाव बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी। लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चैन को ये देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। बाय सबकी हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाय कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाव वहाँ आता है और घबराया हुआ होता है। बाव बाय से कहता है कि वो भाग जाए, तभी वो बच सकता है। लेकिन वहाँ कुछ लोग बाय से कहते हैं कि उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाय को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाय ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और बाय को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यांग है। फैंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर बाय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाय के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाय को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मैं भी बाय को गुड बाय कहने आई है और इसने बाय के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं। मैं उसे कुछ एलिक्सर्स देती है जो उसके काम आएंगे। हो यांग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मे कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाय मे से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। बाय कहता है मेरा पहला मिशन है और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोर्ड पर उड़कर जाएंगे, बट वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। फिर बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाय कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाय को इस मिशन पर जाना होगा। बाय को याद आता है कि बाव ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रीचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को ज्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डेमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। फिर उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक इवल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ों का काम है। इनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। वो सब पास किसी चीज को सेंस करते हैं और फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। ये एक जायंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नेक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। बाय ये सुनकर शौक होता है कि इस बेहिम्मत की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुज़दिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है।
फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। फैंग इम्प्रेस होता है कि वो बच गया। बाय बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फिर बाय से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाय बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाय को पता चलता है कि उसकी सोर्ड कितनी पावरफुल है। फैंग शॉक हो जाता है कि बाय बैट्स से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं तब बाय पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर बाय को बचा लेती है और फैंग बताता है कि ये आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मार ना जाए। अब फिर से वो होयांग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंग बताता है कि उसे होयांग का सिग्नल मिला है। ये वो आखिरी जगह है जहाँ से होयांग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन होयांग यहाँ नहीं है। फैंग को होयांग का पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि होयांग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। होयांग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंग को लगता है कि होयांग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फिर इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाय कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेन्स में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फैंग कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उधर दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और एक कहता है तुम्हें पता है ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाय की टीम एक क्लैन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाय डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाय को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाय की बात नहीं सुनना चाहते और बाय फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाय डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज आ रही होती है और बाय को किसी चीज की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फे उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। बाय यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता। वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब बाय को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फे से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि बाय सही कह रहा था। फिर बाय से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वो उन्हें भी हुयांग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लगे होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो ये ऐसा ऐसा हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पे मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है। फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि तुम ब्लू शैन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैंग को बिलीव नहीं हो रहा कि बाय फिर से भाग रहा है। बाय कहता है यहाँ इस बड़े से पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊँ। बाय को एक रास्ता नजर आता है
लेकिन ये उस आदमी का इल्यूजन मैजिक होता है। ये आदमी अरे की हेल्प से ये मैजिक कर रहा है। फे उस पर अटैक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फे उस पर एक पिल बॉम्ब फेंकती है जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तब फे वहाँ हु यांग को देखती है। तब बाय उस डिमोनिक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को ट्रिक करके दूसरी तरफ भाग जाता है। वो मॉन्स्टर बाय को एक रिबन से पकड़ लेता है, बट बाय अपनी ताकत से मॉन्स्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी सोर्ड से मार देता है। मॉन्स्टर को मारने से अरे में होल हो जाता है और यही भागने का एक चांस होता है। तब फे जख्मी हु यांग को लाती है। हु यांग को जब होश आता है तो वो उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि लुशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फे कहती है कि अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि सोल सकिंग अरे कंप्लीट हो गई है। जमीन से उस पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ने के लिए निकलती हैं। बाय बताता है कि उसने अरे में एक होल किया है। फे हु यांग को लेकर अरे से बाहर भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाता है। तब फैंग उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन ये फैंग की एक ट्रिक होती है और वो रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं। फैंग बताता है कि वो फॉरेस्ट में लकी था, बट अब उसका खेल खत्म। फैंग देखता है कि अरे अब बंद हो रही है और फे सोचती है आखिर बाय और फैंग क्यों नहीं आ रहे। बाय को जब होश आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर फैंग को भी रूट्स पकड़ लेती हैं। फैंग बॉम्ब पिल यूज करके निकलने की कोशिश करता है। फैंग शॉक हो जाता है जब बाय जिंदा जमीन से निकलता है। फैंग कहता है कि वो मरने वाला है और बाय को साथ लेकर जाएगा और वो बॉम्ब पिल फेंकता है। फैंग को वो रूट्स पकड़ लेती हैं। वो एक्सप्लोजन बाय को रे से बाहर फेंक देता है। बाय की अनटाइन स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फैंग प्रॉमिस करता है जब वो बाहर निकलेगा तो बाय को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि फैंग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बाय ऐसे दिखाता है कि वो दुखी है और फे को बताता है कि फैंग ने उसकी जान बचाई है। हम देखते हैं कि लुशियन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं और वो आदमी एल्डर को बताता है कि वो एक ही को पकड़ पाए और बाकी हु यांग को लेकर भाग गए। मास्टर चेन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वो आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग स्टार माउंटेन से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय देखता है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा और फे सोचती है क्या वो जिंदा वापस जा पाएंगे। हु यांग बताता है कि ये बहुत सीरियस बात है। लुशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस सब का पता चलेगा तो वो लुशियन क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। फे रोने लगती है क्योंकि वो अब वापस नहीं जा पाएंगे और फैंग भी नहीं बच पाया, जबकि वो लेवल 7 की कंडेंसेशन स्टेज पर था। फे बाय से कहती है तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है और पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाय कहता है कि मुझे डर लग रहा है बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। फे कहती है कि बाय सही कह रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हु यांग की एनर्जी अब काफी रिकवर हो गई है। बाय उसे आराम से पंच मारता है जो मे ने हु यांग को मारने के लिए कहा था। हु यांग को समझ आ जाती है कि बाय की टीम शिप से आई है और इन्हें आसपास के गांव का नहीं पता जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हु यांग बताता है कि लुशियन क्लैन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हु यांग इन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो ना आते तो उसका भी हाल यही होता और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब एक इवल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है और वो आदमी कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फे बाय से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और सेक्टर को लुशियन क्लैन की बगावत का बताए। बाय हिम्मत करके भागता है और खुद से कह रहा होता है कि उसे जिंदा रहना होगा। बाय और तेज भागता है और उस खतरनाक पावर का सोचता है जो वो आदमी यूज कर रहा था। बाय एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है, बट उसे अभी भी फे और हु यांग की फिक्र हो रही है। उधर हु यांग और फे की हालत बुरी होती है और लुशियन क्लैन के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। फे अभी भी होश में है, इसलिए लीडर अपने आदमियों से कहता है इसे मार दो। इससे पहले वो आदमी अटैक करता, सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय कहता है कि वो इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फे एक बार फिर बाय को भागने के लिए कहती है और लुशियन क्लैन के लोग भी बाय की इस बहादुरी को देखकर इम्प्रेस होते हैं। लीडर उन्हें कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, बट ये इतना आसान नहीं है और बाय अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाता है। फे भी बाय को लड़ते हुए देखकर कहती है बाय हर समय खतरे से बचता रहता है और इस बार वो वापस क्यों आया है। फे सोचती है कि बाय पहले से ही इतना पावरफुल था जब वो दोनों अटैकर्स को एक ही मूव से खत्म कर देता है। तब लीडर चेन्यू भी बाय पर अपनी गोस्ट किलिंग एबिलिटी यूज करता है और बाय से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो हैरान होता है कि बाय को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन बाय को ये पावरफुल एबिलिटी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाती है। फे सोचती है क्या ये अनडाइंग एबिलिटी है।
चेन्यू भी कंफ्यूज होता है कि बाय को क्यों कुछ नहीं हो रहा, जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। चेन्यू को लगता है कि वो बाय से ज्यादा पावरफुल है। फे हैरान होती है कि बाय पहले उसका अटैक खा रहा है और फिर खुद अटैक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन की कल्टीवेशन और स्पीड ज्यादा है। बाय उसको एक पावरफुल पंच मारता है। चेन्यू हार गया है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक ईवल मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाय को मारने के लिए चेन्यू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फे बाय को भागने का कहती है, लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कॉल्ड्रन को समन करता है, जो उसे मॉन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था। बाय उस बड़े से कॉल्ड्रन से उस मॉन्स्टर को क्रश कर देता है। उधर लीडर को पता चलता है कि चेन्यू मार गया है। सब सोचते हैं कि चेन्यू तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था, ऐसा कैसे हुआ? चेन्यू की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था और सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को अब पता चल गया है और उन्होंने हेल्प भेजी है। सब डर रहे होते हैं। तब उनका एक और लीडर हैंक बताता है, घबराओ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उधर फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड है और वो उसे निकाल कर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फे ने स्वॉर्ड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से स्वॉर्ड निकाल कर ब्लड को रोक देती है। फे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फे ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुयेन बाय की कल्टीवेशन देखकर इम्प्रेस होता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो 2nd लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टीवेटर को हराया है। बाय कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंक चेन्यू की बॉडी देखकर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लूशियन क्लैन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुयेन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब अगले जन्म में बाय का इस एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर्स हैं। कुछ टाइम बाद हुयेन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूशियन क्लैन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लूशियन क्लैन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो कि कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंक है। तब लूशियन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है और वो इसका हैंक को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंक का पावरफुल मॉन्स्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और हुयेंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ईवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो लूशियन क्लैन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है, जिसमें दम है आओ। फे और हुयेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैंक बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लैन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशियन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि फे और हुयेन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशियन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को छुपना पड़ता है जब कोई तीर अंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहते हैं कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ। इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीर अंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंक को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं
جن پر خون لگا تھا۔ اس کا مطلب بائے بہت انجر ہو گیا ہے۔ ادھر جنگل میں بائے کے لیے ہوش میں رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے دوست اب بچ گئے ہوں گے۔ تب بائے لوشین کلین کے کچھ آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے۔ ماؤنٹین بارڈر کے پاس انہیں بلڈ ملا ہے اور بائے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جلد ہی اس کے دوستوں تک پہنچ جائیں گے۔ بائے ان کا دھیان بھٹکاتا ہے اور پھر سے سب کلین ممبرز بائے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ فے کہتی ہے کہ ہمیں صبح ہونے سے پہلے بارڈر کے پاس پہنچنا ہوگا۔ ادھر بائے بھی بہت سارے اینیمیز کو ہرا دیتا ہے، لیکن تب ٹرانسمیٹر سے اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آدمیوں نے اس کے دوستوں کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بائے آخری پل میں آ کر فے کو ایک ایرو سے بچاتا ہے۔ بائے ان سے کہتا ہے کہ بھاگو اور خود بہت سارے لوشین کلین والوں سے لڑنے والا ہے جو کی کنڈنسیشن کے 6 لیول پر ہیں۔ یہ اینیمی سٹرونگ ہیں لیکن بائے انہیں بھی ہرا دیتا ہے۔ بائے چلاتا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اگر دم ہے تو ادھر آؤ۔ تب ہینک کا پیٹ سنیک بائے کو پکڑ لیتا ہے اور ہینک بائے سے کہتا ہے تم میں دم ہے بچے۔ ہینک امپریس ہوتا ہے کہ بائے کی کنڈنسیشن کے 5 لیول پر ہے، لیکن اس نے لوشین کلین کے درجنوں 6 لیول کلٹیویٹرز کو ہرایا اور چینیو جو کہ لیول 7 پر تھا اسے بھی ہرایا۔ بائے کو ہینک پر غصہ آتا ہے کیونکہ لوشین کلین نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا ہے۔ ہینک کا سنیک اپنی گریپ ٹائٹ کرتا ہے جس سے بائے کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ہینک اپنے سنیک کو کہتا ہے بائے کو کھا لو۔ ادھر فے ہوئین کو لے کر فورسٹ میں ماؤنٹین بارڈر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر بائے اب اس سنیک کے پیٹ میں ہے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ تب بائے کو اس کے بچپن کی ایک یاد آتی ہے جب اس کی ماں نے اسے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی جیے۔ تب بائے کی باڈی میں ایک پاور آ جاتی ہے اور وہ کی کنڈنسیشن کی نیکسٹ سٹیج پر چلا جاتا ہے۔ بائے سنیک کے پیٹ کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ ہینگ امپریس ہوتا ہے کہ بائے لیول 6 پر پہنچ گیا، لیکن کہتا ہے کہ بائے ابھی بھی اس سے نہیں جیت سکتا۔ وہ لڑنے لگتے ہیں اور ہینگ اپنی پاور دکھاتا ہے جب وہ بائے کی سوٹ کو توڑ دیتا ہے۔ بائے کا تھروٹ لاک موو بھی کام نہیں کرتا اور ہینگ بائے کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ ادھر فورسٹ میں وہ ابھی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوئین کہتا ہے کہ وہ اور نہیں بھاگ سکتا۔ فے بتاتی ہے کہ وہ بیس کے بہت پاس ہیں جہاں سے وہ اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج پائیں گے۔ ہوئین کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم جلدی سے جاؤ۔ ادھر ہینگ بائے کی ہیلنگ ایبلٹی سے امپریس ہوتا ہے جب بائے کا ہاتھ خود ہی ہیل ہونے لگتا ہے۔ ہینگ کہتا ہے کہ اگر بائے بھی لیول 8 پر ہوتا تو مزہ آتا۔ بائے کو بہت درد ہو رہا ہوتا ہے۔ بائے کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا اور وہ کولڈرن کو سمن کر کر ہینگ پر پھینکتا ہے۔ بائے شوق ہوتا ہے کہ اس اٹیک سے ہینگ کو کچھ نہیں ہوا۔ ہینگ کہتا ہے کہ اس نے بائے کو کم سمجھا، لیکن اب وہ مان گیا ہے کہ بائے سٹرونگ ہے۔ ہینگ کہتا ہے کہ بائے کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ موو دیکھ پا رہا ہے اور جس نے بھی یہ موو دیکھا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہینگ ایک بڑی سی سورڈ کو سمن کرتا ہے اور اس کی باڈی بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ بائے ایک لیول 9 کے کلٹیویٹر کی پاور دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ ہینگ اپنی سورڈ سے بائے پر اٹیک کرتا ہے، تب بائے اپنے برتن سے اس کا اٹیک روکتا ہے۔ میجک برتن بھی اسے روک نہیں پاتا اور اس اٹیک کی شوک ویو سے فے ایک کلف سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر چھوٹ جاتا ہے۔ بائے اب ہیل بھی نہیں پا رہا اور ہینگ بتاتا ہے کہ وہ پہلے اس کے سامنے اس کے دوستوں کو مارے گا۔ بائے کہتا ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اور ہینگ کو لے کر ماؤنٹین سے نیچے جمپ کر دیتا ہے۔ فے بھی بہت انجر ہو جاتی ہے، لیکن وہ میسنجر مونومنٹ کے سامنے ہی ہے۔ فے رینگتے ہوئے اس مونومنٹ کی طرف جاتی ہے اور بائے سے کہتی ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ہینگ غصے میں بائے کو مارنے لگتا ہے اور فے مونومنٹ کے اور پاس جا رہی ہوتی ہے۔ بائے ہینگ سے کہتا ہے کہ تمہارے پنچز ایسے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ یہ پنچز مار رہا ہو۔ اس سے ہینگ کو غصہ آتا ہے اور وہ بائے کو ختم کرنے کے لیے اپنی پاورفل سورڈ سے اٹیک کرتا ہے۔ ہینگ شوق ہوتا ہے کہ بائے نے اس کی سورڈ کو پکڑ لیا ہے اور چھوڑ نہیں رہا۔ ادھر فے آخر کار اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج دیتی ہے۔ ہینگ سورڈ باہر نکالتا ہے لیکن بائے اسے نکالنے نہیں دیتا۔ بائے کہتا ہے اگر میں مروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب بائے اس سورڈ کو اور اندر گھسا دیتا ہے اور ایک ہی پنچ سے ہینگ کی گردن میں ہول کر دیتا ہے۔ اب صبح ہونے لگتی ہے اور بائے خوش ہے کہ اس نے فے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر کو میسج مل جاتا ہے فینگ مر گیا ہے اور ہوئین بہت زیادہ انجر ہے اور بائے ایک لیول 9 کلٹیویٹر سے لڑ رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ لا انفورسمنٹ ہیڈ ONG کو لوشین کلین کی بغاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اسے بائے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے پاورفل ہینگ کو روکے رکھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ بائے زندہ ہے یا مر گیا۔ تب ایک بیل بجائی جاتی ہے اور ONG سب ڈسیبل کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنے سارے کام اور ٹریننگ چھوڑ کر سیکٹر کے سینٹر میں جمع ہو۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ لوشین کلین بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل گیا ہے اور بہت سارے معصوم لوگوں کی جان لی ہے اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اکیلے ہی اینمی کو روکا اور اپنے ٹیم میٹس کی جان بچائی۔
لیکن ابھی تک بائی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے کہ ان معصوم لوگوں کی جان لینے والے راکشسوں کو ختم کرو۔ یہ سن کر سب جوش میں آ جاتے ہیں۔ ادھر ماؤنٹینز میں لو شین کلین کا لیڈر سوچتا ہے کہ ہینگ ابھی تک نہیں آیا۔ تب ان کا ریچول خراب ہو جاتا ہے جب وہ کیو ٹوٹنے لگتی ہے۔ باہر لیڈر بہت ساری فلائنگ شپس کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اسپرٹ سیکٹر کی آرمی لو شین کلین کی بیس پر اپنا اٹیک سٹارٹ کرتی ہے۔ لیڈر ان کے اٹیک کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اسپرٹ سیکٹر کی آرمی بہت پاورفل ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں لو شین کلین ختم ہو جاتا ہے۔ چیف لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائی اور فے ابھی تک نہیں ملے اور لی سب ڈسائپلز کو انہیں ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ مونومنٹ کے پاس 2 آدمیوں کو فے مل جاتی ہے، وہ اسے ہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فے بائی کو بچانے جاتی ہے لیکن اس کی انجریز ابھی صحیح سے ہیل نہیں ہوئی۔ فے بائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے کیونکہ بائی نے سب کی جان بچائی ہے اور اسے بائی کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر جنگل میں اسپرٹ سیکٹر کے لوگوں کو بائی کی بیٹل کے نشان ملتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بائی نے بہت سارے لیول 7 کی کنڈنسیشن کے لوگوں سے فائٹ کی ہے۔ لی سوچتا ہے ایسا ٹاپ لیول ڈسائپلز بھی نہیں کر پاتے اور آخر بائی نے ان سے کیسے فائٹ کی ہوگی۔ تب انہیں بائی کا ایک کلو ملتا ہے اور لی وہاں جاتا ہے۔ لی دیکھتا ہے کہ انہیں خون سے رنگے ہوئے کپڑے کا ایک پیس ملتا ہے۔ لی کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے یونفے سے کہا تھا یہ کپڑے بائی کو دے دو۔ ویسے تو بائی بہت شیطان ہے لیکن لی کو وشواس ہے کہ بائی ایک دن اچھا کلٹیویٹر بن پائے گا۔ انہیں پیڑ پر ایک بلیڈ کا نشان ملتا ہے جو کہ ایک لیول 9 کی کلٹیویٹر کا ہے۔ لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائی کا بچنا مشکل ہے اور لی دکھی ہوتا ہے کہ اس نے آنے میں دیر کر دی۔ تب فے آتی ہے اور سوچتی ہے اگر بائی کی باڈی نہیں ملی تو وہ زندہ ہوگا، لیکن جب انویسٹیگیٹر اس کو وہ کپڑا دکھاتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لی دوسرے ڈسائپل سے کہتا ہے کہ اپنی سرچ جاری رکھو۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں سیکٹر لیڈر یوان کو بتایا جاتا ہے بہت سرچ کرنے کے بعد بھی بائی کا نہیں پتہ چلا۔ یوان بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے جس نے سیکٹر کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔ اگر لو شین کلین اپنے ایول پلان میں کامیاب ہو جاتا تو اسپرٹ سیکٹر خطرے میں پڑ جاتا۔ بائی نے انہیں روک کے رکھا تبھی اس کے ٹیم میٹ صحیح سمے پر اسپرٹ سیکٹر کو بتا پائے۔ اسپرٹ سیکٹر بائی کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کچھ ٹائم بعد بائی کا فیونرل منایا جاتا ہے۔ بائی کے سب دوست رو رہے ہوتے ہیں اور زینگ بتاتا ہے ہمیں بائی کو رسپیکٹ سے الوداع کہنا چاہیے، لیکن وہ بھی پھر رونے لگتا ہے۔ وہ اسپیچ دے رہا ہوتا ہے کہ بائی کتنا مہان تھا، بائی نے برائی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس کی وجہ سے اچھائی کی جیت ہوئی۔ میں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بائی مجھے واپس کرو۔ بائی کو لن لوو کا ڈسائپل بنایا جاتا ہے اور اسے اونر ڈسائپل کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل جب سے اسپرٹ سیکٹر بنا ہے صرف 9 لوگوں کو ملا ہے اور 10واں بائی ہے۔ بائی کے لیے ایک بیل بجائی جاتی ہے۔ لی سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا اگر میں بائی کو یہاں نہ لاتا یا پھر بائی پر دھیان دیا ہوتا۔ بائی کے سارے ساتھیوں کو انر سیکٹر ڈسائپل بنا دیا جاتا ہے لیکن فے یہ ٹائٹل لینے سے منع کر دیتی ہے۔ ایلڈر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انر سیکٹر ڈسائپل بننا سب کا سپنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیڈر یوان بھی جاننا چاہتا ہے فے انر ڈسائپل کیوں نہیں بننا چاہتی۔ فے کہتی ہے کیونکہ میری ایک اور ریکویسٹ ہے، مجھے ڈونگلان سٹی میں بھیجا جائے۔ یوان بتاتا ہے کہ وہ سٹی لو شین کے بارڈر کے پاس ہے جو بنجر اور ڈینجرس جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ فے کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بائی زندہ ہے اس لیے وہ وہاں جا کر اس کا ویٹ کرنا چاہتی ہے۔ یوان فے کی بات مان لیتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد فے بائی کے ٹوم سٹون کو دیکھ کر کہتی ہے بائی بھی چاہتا ہوگا کہ میں نہ جاؤں لیکن بائی نے اپنی جان پر کھیل کر ہم سب کو بچایا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ادھر بائی ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کا ہیرو بن گیا ہے۔ تب بائی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی ہیل ہو گئی ہے۔ بائی سوچتا ہے کیا میں مر گیا ہوں اور کیا یہ ہیل ہے؟ تب وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ بائی اسے کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ غلطی سے اس کیو میں آ گیا۔ بائی ہوش ہے کہ وہ سیف ہے اور اپنے دوستوں کے پاس بھاگتا ہے لیکن ایک بیریئر سے ٹکراتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ ایک انشینٹ بیریئر ہے، تم نے انڈائنگ میتھڈ پریکٹس کیا ہے پھر بھی تم اسے توڑ نہیں پاؤ گے۔ بائی حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پتا ہے کہ میں انڈائنگ سکن پریکٹس کر رہا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی ایکسپلین کرتا ہے جتنا بائی انجر ہو گیا تھا اگر انڈائنگ پاور نہ ہوتی تو وہ کب کا مر گیا ہوتا۔ انڈائنگ پاور نہ چاہتے ہوئے بھی آس پاس کی نیچر ایسنس کو ابزورب کر کے باڈی کو ہیل کر دیتی ہے۔ وہ آدمی بائی کو ایک پل دیتا ہے جو اس کی اسپرچل انرجی کو ریکور کرے گی۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں 15 دن کے بعد اس کیو میں واپس آؤں گا۔ بائی کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی اسٹرینتھ ریکور کروں لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میں کیو سے باہر جاؤں۔ بائی سوچتا ہے کہیں وہ مجھے کھلا پلا کر موٹا کر رہا ہے
تاکہ بعد میں میری انرجی کو ابزورب کر پائے۔ بھائی کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اسٹرانگ بننا ہوگا، اور اپنے میجیکل برتن کی ہیلپ سے اس پل کی انرجی کو انکریز کرتا ہے۔ وہ اپنی سکن کو آئرن سے برونز بنانے کے لیے ٹریننگ کرتا ہے، لیکن یہ ٹریننگ ہمیشہ کی طرح بہت پینفل ہوتی ہے۔ بھائی آخر کار برونز سکن کر لیتا ہے۔ بھائی پھر سے بریک تھرو کرنے لگتا ہے اور پھر سلور سکن کر لیتا ہے۔ اور بوڑھا آدمی بھی بھائی کی پروگرس سے امپریس ہوتا ہے۔ بھائی اتنے کم سمے میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ بھائی اس آدمی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے اس پر شک کیا۔ صرف اس بوڑھے آدمی کی وجہ سے وہ سلور سکن کر پایا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ بھائی کی اپنی محنت ہے۔ انڈائنگ سکن پاورفل تو ہے، لیکن اسے پریکٹس کرنا بہت ٹف ہے۔ صرف وہی لوگ اسے پوری طرح ماسٹر کر سکتے ہیں جو دونوں سکرولز کو ماسٹر کریں۔ وہ آدمی بھائی سے کہتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ میرے سے ملا، اور جاتے ہوئے اسے مسنگ انڈائنگ سکرول دیتا ہے، جس سے بھائی اس ٹیکنیک کو پوری طرح سے ماسٹر کر پائے گا۔ ادھر ڈونگ لانگ سٹی میں ایک آدمی فے کو بتاتا ہے کہ فے کا لیڈر غصے میں ہے کیونکہ فے نے 6 مہینے سے اس سٹی کی رپورٹ نہیں بھیجی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اسے پنشمنٹ ملے گی۔ فے کو فرق نہیں پڑتا، وہ بس بھائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ سٹی میں ایک بیگر کو دکاندار برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے دیے بنا کھانا اٹھا رہا تھا۔ فے کہتی ہے اسے تھوڑا کھانا دے دو۔ فے بیکاری کی آواز سن کر شوق ہو جاتی ہے جب وہ اسے تھینکس کہتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اس آواز کو نہیں بھول سکتی۔ پاس کچھ لوگ اس بیگر کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فے اس طرف بھاگتی ہے اور اس کا نام لیتی ہے۔ یہ بیگر بھائی ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات کو فے بھائی کو نئے کپڑے اور کھانا دیتی ہے۔ وہ بھائی کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں 6 مہینے سے ڈھونڈ رہی ہوں اور سیکٹر میں بھی سب دکھی ہیں۔ بھائی بتاتا ہے کہ اس کا ٹرانسمیٹر گم ہو گیا تھا اور مجھے بھی تم سب کی فکر ہو رہی تھی، لیکن بھائی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فے اس سٹی میں کیا کر رہی ہے۔ تب فے اسے ہمت کر کر بتاتی ہے کہ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ فے بھائی کو بتاتی ہے کہ تمہارے علاوہ میں صرف اپنے پاپا کے کلوز ہوں۔ بھائی کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ فے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بھائی بتاتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں۔ فے کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا، لیکن بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ صبح جب بھائی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ فے چلی گئی ہے اور بھائی کو لگتا ہے کہ وہ سیکٹر واپس چلی گئی ہوگی۔ ادھر سیکٹر میں سب بھائی کو ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ اسپرٹ سیکٹر بھائی کی سیکریفائس کو کبھی نہیں بھولے گا اور اس کا اسٹیچو لگایا جاتا ہے۔ تب ایک فلائنگ شپ اسٹیچو میں آ کر لگتی ہے اور اسٹیچو کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور سب بھائی کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو